नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें सीधा पटना से, जहां पर छपरा डीटीओ के आवास पर निगरानी विभाग ने छापा मारा है। आय से ज्यादा संपत्ति मामले में निगरानी विभाग ने कार्रवाई की है। आवास से 48 लाख नकदी और भारी मात्रा में सोना चांदी भी जब्त किया गया है। मुजफ्फरपुर डीटीओ के अतिरिक्त प्रभार पर कार्यरत है रजनीश लाल, जिनके डीटीओ के आवास पर निगरानी विभाग ने छापा मारा और आय से ज्यादा संपत्ति मामले में निगरानी विभाग ने कार्रवाई की है। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान 48 लाख रुपए और भारी मात्रा में सोना चांदी भी बरामद किया गया है। आपको बता दें, रजनीश लाल मुजफ्फरपुर डीटीओ के अतिरिक्त प्रभार पर कार्यरत है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर छपरा डीटीओ रजनीश लाल के आवास पर निगरानी विभाग ने छापा मारा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार जुड़ चुके हैं। अनिल, पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छपरा डीटीओ के आवास पर निगरानी विभाग ने छापा मारा है। छापेमारी में क्या कुछ बरामद किया गया है? जी बिल्कुल नुपुर, देखिए ये मामला जो है कहीं ना कहीं एक डीटीओ से जुड़ा हुआ है और डीटीओ के रजनीश लाल जो है डीटीओ के अधिकारी हैं, वो अब उनके ऊपर शिकंजा कसा गया है। निगरानी विभाग की टीम जो है वो लगातार जो है उनके आवास पर, कंकड़बाग स्थित कश्यप सुमन आवास है, वहां पे अब निगरानी विभाग की छापेमारी चल रही है। और छापेमारी के दौरान इनके पास से जो है वो करीबन 40 से 50 लाख के नकद और सोने चांदी के आभूषण को बरामद किया गया। हालांकि निगरानी विभाग की टीम जो है वो अब भी पूछताछ कर रही है और तमाम उनके आवास के सामानों को खंगाल रही है और भी कुछ जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आ सकती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं रजनीश लाल जो है वो छपरा सहित मुजफ्फरपुर के डीटीओ में पदस्थापित थे और उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है वो निगरानी विभाग के हाथे लगा था, जिसके दौरान में ये पटना स्थित कंकड़बाग के कश्यप सुमन पैलेस में अनिल, आगे किस तरह से रजनीश पाल की मुश्किलें बढ़ सकती है? क्या कार्रवाई आगे हो सकती है? जी बिल्कुल, ये कार्रवाइयां जो है वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि निगरानी का शिकंजा जो है वो लगातार इन पे कसा जा रहा है। वहीं अगर बात करें हम तो रजनीश लाल के और भी कहां अचल अचल संपत्ति है उसकी भी जांच जो है वो निगरानी विभाग के द्वारा की जा रही है। आय से ज्यादा संपत्ति की क्या किसी ने निगरानी विभाग को जानकारी दी थी जिसके बाद ये छापा मारा गया है? अनिल जी बिल्कुल, अगर बात करें हम तो निगरानी विभाग की लगातार इन पर शिकंजा जो था वो कसा जा रहा था। ऐसे में जो जानकारियां इनको आय से अधिक के संपत्ति की जानकारियां थी, जो गुप्त सूचनाएं मिली थी निगरानी विभाग को, उसके आधार से कहीं ना कहीं इन पर यह कार्रवाई की गई है। और निगरानी विभाग की टीम जो है वो अभी पटना के कंकड़बाग स्थित सुमन पैलेस उनके 106 नंबर फ्लैट में जो है वो दबिश दे रही है और तमाम उनके कागजात और सामानों की जांच जो है वो की जा रही है। और आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर ये कार्रवाई जो बड़ी कार्रवाई जो है वो देखी जा रही है निगरानी विभाग की। जी नुपुर, क्या छापेमारी पूरी हो चुकी है? निगरानी विभाग की टीम आवास से निकल चुकी है या अभी भी छापेमारी की जा रही है? जी बिल्कुल नुपुर, अभी हम उन्हीं के आवास पे खड़े हैं और तमाम जो निगरानी विभाग की टीम है वो उनके फ्लैट 106 नंबर फ्लैट पे जो है केशव सुमन अपार्टमेंट के 106 नंबर फ्लैट में मौजूद है और अभी भी कार्रवाई जो है वो चल रही है। हालांकि अगर बात करें हम तो करीब 1-2 घंटे के बाद ही ये पता चल पाएगा कि निगरानी की विभाग की टीम ने क्या क्या यहाँ कोई बरामद किए हैं। शुक्रिया अनिल कुमार तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर छपरा डीटीओ के आवास पर निगरानी विभाग की छापेमारी हुई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जेडीयू ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रेस वार्ता में नई प्रदेश कमेटी के गठन की घोषणा की गई। नई प्रदेश कमेटी में 29 उपाध्यक्ष, 60 महासचिव, 114 सचिव और 1 कोषाध्यक्ष समेत 7 प्रवक्ता शामिल है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा ने कई मुद्दों पर बातचीत करते हुए प्रदेश में जेडीयू की उपलब्धता को गिनवाया। इसके अलावा कई मुद्दों पर आरजेडी पर भी जमकर निशाना साधा। पेट्रोल और महंगाई के लेकर जो विपक्षी नेता जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं वो अपने आप को अर्थशास्त्री का महान ज्ञानी बता रहे हैं। जनता जो है उनकी ऐसे बातों को अनदेखी कर रही है।
लेकिन आपको बता दूं कि जो कमेटी का गठन किया गया है, ये पहली बार देश में जो है 1/3 से अधिक महिलाओं का गठन में इसमें भूमिका दी गई है, हिस्सेदारी दी गई है। और युवाओं का भी अब देखेंगे कमेटी तो युवाओं को भी प्राथमिकता दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार गौतम जुड़ चुके हैं। गौतम, जानना चाहूंगी जेडीयू की नई कमेटी में किन्हें जगह मिली है? देखिए, ये अभी नई कमेटी बनी है, उसमें 29 चेहरे नए सामने आए हैं। उसके अलावा 114 अलग से सामने है। 4 प्रवक्ताओं की लिस्ट बनी है। तो अभी लिस्ट जारी किया गया है और थोड़ी देर पहले ही खुद उमेश कुशवाहा जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया है कि जो पुरानी कमेटी है उससे थोड़ी सी अलग है, लेकिन बाकी वही चेहरे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे उमेश कुशवाहा हैं। उसके अलावा जो सदस्य हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे अभी सीपी सिंह और इसके अलावा तमाम जो नाम है वो जदयू के सभी पुराने नाम हैं। लेकिन इसके अलावा कई लोगों को तवज्जो दिया गया है ताकि पार्टी एक बार फिर से अपने इस सिस्टम को, अपने इस व्यवस्था को चला सके। क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी आप देखिए कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, तो लिहाजा सरकार ने उस वक्त भी तमाम जिला अध्यक्ष जहां है पूरे बिहार में 38 जिला में, तो उनके ऊपर भी कुछ अध्यक्षों पर एक्शन लिया गया था जो दूसरे पार्टी के भी काम कर रहे थे। तो ऐसी कई चीजें थी जी जिसमें तब्दीलियां की गई हैं। और लिस्ट के मुताबिक टोटल अगर गणना करें तो तकरीबन 200 लोगों को इस पूरी कमेटी में शामिल किया गया है, जिसमें तमाम पुराने चेहरे तो है ही, इसके अलावा कुछ नए चेहरे, युवाओं को तवज्जो दी गई है, महिलाओं को शामिल किया गया है। इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है, 33% जगह दी गई है। और ऐसे में देखा गया है कि नीतीश कुमार हमेशा ही महिलाओं के हकों की बात करते हैं। बिल्कुल नहीं, इसी बात का जिक्र कर रहा था मैं कि 33% महिलाओं को भी इस बार पहली बार पार्टी के अंदर जगह दी गई है। और ये बताता है ये अंदाज कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार महिलाओं को लेकर के, बिहार में महिला सशक्तिकरण को लेकर के बात, चाहे बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, और उनको राजनीतिक में भागीदारी दे करके चाहते हैं कि बिहार को एक बार फिर से अव्वल राज्य बनाया जाए। और जदयू की तरफ से इनकी ये पहल की सराहना की जा रही है, जिन्होंने पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर तमाम जगहों पर महिलाओं के लिए कहीं 33 तो कहीं 35% आरक्षण दिया है। बात चाहे सरकारी या गैर सरकारी कामकाजों को ले ले, या फिर इसके अलावा अभी देखिए 2-3 दिन पहले जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पोर्ट्स कोटे के जरिए भी कहा है कि महिलाओं को सिपाही भर्ती भी महिलाओं के लिए नियुक्ति के आधार पर, या मतलब हर जगह पर। इवन की अभी देखिए कि 9 महिला कांस्टेबल, मतलब महिला इंस्पेक्टर को भी थाना का प्रभाव दिया गया। तो ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानते हैं कि अगर परिवार में एक महिला अगर नौकरी करेगी तो वो पूरे परिवार का भरण पोषण करती है। तो इसलिए ये शिक्षक वर्ग की हो या कहीं हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से पार्टी की नई जो कमेटी बनी है उसमें तकरीबन 200 नए चेहरे हैं, उसमें 33 महिलाओं। जी गौतम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगर आप पटना में हैं तो अलर्ट हो जाइए और कोरोना की गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन कीजिए। ऐसा इसलिए कि अनलॉक में कोरोना बैक हो रहा है। अनलॉक में 48 घंटे में 27 से 71 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में राज्य में 2 मौतें हुई और दोनों पटना में हुई है। पटना में एक्टिव केस की संख्या भी 48 घंटे में 342 से 377 पहुंच गई है। 24 घंटे में बिहार में 298 नए केस सामने आए, जिससे एक्टिव मामलों की संख्या 2704 हो गई है। अनलॉक के साथ ही पटना में लापरवाही दिखने लगी है। पटना के प्रमुख बाजारों में सुरक्षा को लेकर कोई भी सख्ती नहीं है। दुकानों पर सामान्य दिनों की तरह ही भीड़ नजर आ रही है।
फिरोजाबाद में लॉकडाउन के पालन के दौरान पुलिस और स्थानीय व्यापारियों के बीच जमकर बहस हुई। बीती रात एक व्यापारी को दुकान बंद करने के दौरान पुलिस कर्मियों ने उसकी पिटाई कर डाली। इस घटना के बाद व्यापारी पुलिस से उलझ पड़े। व्यापारियों ने पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाया और इस मामले की शिकायत आला अधिकारी से करने की बात कही है। खड़ा हुआ था, अपनी दुकान बढ़ा के उसको मार रहे थे। वो 2 सिपाही आके बहुत मारा उसको। क्यों मार रहे थे? क्या फालतू में? वो केवल अपने घर पे जा रहा था, अपनी गाड़ी उठा के वो मार रहे थे। व्यापारी को उसने बहुत मारा उन्होंने 2 सिपाहियों ने। उसका क्या नाम था व्यापारी का? इसका नाम संगम सरजी नाम है। 9 बजे हुए हैं, ये राउंड पे निकले हुए थे, लेकिन ये किसी दुकानदार को पकड़ के मारते दुकान का काम करता है। वो खड़ा भाई साहब हम जा रहे, लेकिन ये मारा मार लगे दुकानदार सब है क्या? ये किसी ने सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये पुलिस वाले ये कहाँ क्यों मार रहे थे? ये बस तो दुकान 9 बज गए तो हम बढ़ा रहे हैं भाई। जबकि इनको चालान करना नहीं चाहिए। चालान करना चाहिए, मार क्यों तो लेंगे ये? रायबरेली में एक युवक द्वारा धोखे से इंटरकास्ट मैरिज करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला जिले के लालगंज कोतवाली अंतर्गत सेमरपाहा का है, जहां एक अधेड़ ने अपनी असली पहचान छुपाते हुए दूसरी कास्ट की महिला से शादी कर ली। महिला से शादी करने के बाद युवक के अपनी असली पहचान का खुलासा करते हुए महिला के जेवरात बेच दिए और उसे प्रताड़ित करने लगा। इस संबंध में महिला ने लालगंज कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने अधेड़ को गिरफ्तार किया है। कहाँ रहने वाले हो? लालगंज पर एक महिला द्वारा यह तहरीर दी गई कि वह एक विधवा है और मोहम्मद गब्बर नाम के व्यक्ति ने खुद अपना नाम बउआ लोड बताते हुए उससे शादी की। शादी के कुछ दिन बाद उसके गहने बेच दिए और उससे मारपीट करने लगा। इस तहरीर पर लालगंज थाने में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। मतलब लोग बाद में इनके भाई को बताएंगे जाने ना कलम छिपा लेंगे कर रखे। मतलब यही इनके कास्ट जाने कौन कास्ट बात का जानू? मतलब यही जाने है। कहाँ है? मुस्लिम कलम छिपा लेंगे बदनामी बुराई का समाज में रहा छिपा लेंगे। अपना रही ना इनके साथ? कितना पैसा तुमसे ली, कितना जेवर ली, कितना पैसा लिया? उनके साथ कब रहा जब मैं पूरा कैश दे देंगे। कितना कैश लें तुम पे? मतलब गाड़ी लेके सब 2 लाख है। 2 लाख। भदोही जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस की सक्रियता के बावजूद अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। यह अपराध का ताजा मामला जिले के ओराई कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां अज्ञात अपराधियों द्वारा धारदार हथियार से गला काटकर युवक की हत्या कर दी गई। युवक की हत्या किए जाने के बाद अपराधियों ने युवक के शव को दूसरी जगह लाकर फेंक दिया। सूचना पर पुलिस के साथ मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा पुलिस द्वारा शव की पहचान भी की जा रही है। देखिए, आज सुबह सूचना आई थी कि ग्राम दत्तीपुर में सड़क के किनारे एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर सीओ, एडिशनल इंस्पेक्टर और मैं खुद भी गया था वहाँ घटना पर। तो हमने देखा कि ये करीब लगभग 30 साल उम्र के आदमी का गला रेत दिया गया है, उसके पेट में भी चाकू मारा गया है। तो पड़ी थी, उसमें अकड़न दिया गई थी, मुझे लगता कल शाम के समय ही से मारा गया होगा। और अभी तो मौके पर ज़्यादा ब्लड नहीं मिला था, तो प्राइमा फेसी तो ही लग रहा है कि जैसे यहाँ लाके फेंका गया हो। छपरा के मशरक थावे रेलखंड पर मशरक रेलवे स्टेशन के दक्षिणी आउटर ढाला के पास पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मशरक के पूरक टोला गांव निवासी गोविंद कुमार सिंह के रूप में हुई। वहीं युवक की मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और मामले में कागजी कार्रवाई करते हुए शव को परिजनों को सौंप दिया गया है।
सब सवेरे सोच के लिए गया था लड़का का नाम क्या पड़ेगा? गोविंद कुमार। घर कहाँ पड़ता है? सरपुर टोला। तो कितना बजे सो के ले गया था? लगभग 7:15 बजे गया था। 7:15 बजे ट्रेन जो आई आवाज के लिए। दुमका में पुलिस चौकीदार की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मामला जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 महानी गांव का है, जहां अपराधियों ने सड़क किनारे चौकीदार की हत्या कर दी। घटनास्थल से थोड़ी दूरी पर चौकीदार के कई सामान भी बरामद किए गए हैं। मृतक पिछले 10 सालों से मुफस्सिल थाने के चौकीदार के रूप में कार्यरत था। ये घटना की सूचना पाकर जिले के एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और पदाधिकारियों को अपराधी की जल्द गिरफ्तारी करने का आदेश दिया है। नहीं, इसमें हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिए हैं और डिटेक्शन अभी तुरंत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हो ही जाएगा। कुछ लोकल इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है और जल्दी हम लोग नतीजे पहुँच जाएंगे, फिर आपको ब्रीफ करेंगे। कौन थे सर, ये क्या छोटे ये हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। यहाँ इस तरह का घटना जो हुई है, इसका उच्च स्तरीय जांच हो, यही हम लोगों का यहाँ का मांग है। यहाँ का लोगों का इस तरह का घटना नहीं होना है, लेकिन हो चुका है। इससे हम लोग काफ़ी हताहत हैं और ये घटना बहुत ही बड़ा घटना है। इसका सीबीआई जांच हो और जांच करके मुजरिम है उसको पकड़ा जाए। सवेरे जब उठ करके चाय पीने के बाद हम बैठे थे घर में, कुछ किताब पढ़ रहे थे, तो उसी समय हमको गांव वाला ही यहाँ से बड़ा गांव का कोई लड़का को फोन किया, जो ऐसे ऐसे घटना हो गया, हम लोग का सब योगदान है। कहाँ पर जी? तो बोला दोमानी, जो दोमानी ढाका के बीच में जो वहाँ रोड है, चौराहा, ये क्योंकि ये जगह पड़ता है शिकारी पाड़ा और काठीपुर और मुफस्सिल, तीनों का ही क्षेत्र पड़ता है। तो इसी यहाँ पर हो गया इस तरह का घटना। सहरसा जिले में सरकारी योजना अंतर्गत करवाए गए घटिया निर्माण कार्य के विरोध में बीते दिनों ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। जिले के जमालनगर पंचायत अंतर्गत परसबन्नी गांव में 7 निश्चय योजना से 2 महीने पहले बनी सड़कें मानसून की बारिश की भेंट चढ़ गई। सड़क की बदहाली को लेकर ग्रामीणों ने पुरजोर प्रदर्शन किया और निर्माण कार्य में जांच की मांग भी की। वहीं ग्रामीणों ने जांच को लेकर हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन बीडीओ को सौंप दिया है। प्रदर्शन देख रहे हैं कि सब रोड टूट गया है, गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाया है, गली गली बनाया है, वार्ड सदस्य मनमानी करता है, ईटी नहीं दिया, खुद फाट के अपना बिल निकाल के पैसा ले लिया है। यहाँ से आवागमन 100-150 घर का होता है, अभी पानी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा तो ये जो है सो कोई जा नहीं सकेगा, सब फंस जाएगा। सारा जगह टूट गया है, यही थोड़ी नाला का भी वही हाल है। मधुबनी में जिलाधिकारी ने बेनीपट्टी ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ बाढ़ से पहले की गई प्रखंड स्तरीय तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर डीएम के साथ साथ एसडीओ और बीडीओ समेत कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर डीएम ने अब तक किए गए बांध के निरीक्षण और उसकी मरम्मत की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी ली और इसके अलावा लंबित कार्यों के तुरंत खत्म करने के निर्देश भी दिए। समीक्षा बैठक है, इसमें आपकी जो हमारी मानक प्रक्रिया हो, उसके सभी बिंदुओं पर हमारे अंशहीन ब्लॉक में क्या तैयारियां की हैं उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया। उस पर देखा गया दिशा निर्देश नाव की व्यवस्था, हमारे बाद सघन आश्रय स्थलों में किस तरह की व्यवस्था होनी, टीकाकरण खास तौर से जितने फ्लड फाइटर्स है उन सबका प्राथमिकता से टीका दिलवाना। वैसी गाँव पंचायतें जिन पर बाढ़ का पानी रहता है, अमूमन रहता है, तो उनके सभी लोगों को पहले ही क्रम में टीका दिलवा देना। उसके बाद में आपका जो जीआर लिस्ट है, जीआर लिस्ट को अपडेट करके रखना ताकि बाद में जब जीआर बांटने का काम हो तो उसमें कोई दिक्कत ना हो और सही तरीके से उसको संभालित करें। ये मुख्य बात है कि बाकी सभी विषयों के ऊपर में बात हुआ है।
बिहार में बढ़े तेल के दामों का असर बिहार पुलिस पर भी देखने को मिल रहा है। पुलिस शायद महंगा तेल खरीदने में अक्षम है। शायद यही कारण है कि बीते दिन बगहा में पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस की जीप का तेल खत्म हो गया। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी जीप को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी जीप को धक्का लगा रहे हैं जब गाड़ी में तेल खत्म हो गया। बिहार का मधुबनी जिला अपने आप में एक मिसाल है। एक बार फिर मधुबनी जिले ने बिहार में किसानों के प्रति अपनी तत्परता को दर्शाया है। जिले के गोघरदीहा नगर पंचायत में प्रशासन की मदद से जैविक खाद बनाने का काम किया जा रहा है। घरों से सूखा और गीला कचरा इकट्ठा कर उसमें से बरामद ऑर्गेनिक वेस्ट से खाद तैयार किया जाता है और इसके अलावा प्लास्टिक और अन्य वेस्ट को बोतल में भरकर इको ब्रिक तैयार किया जाता है। इसको कई स्टेज में करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम डोर टू डोर सेग्रीगेशन करते हैं। कलेक्शन ऑफ जो हमारा गार्बेज है सेग्रीगेटेड फॉर्म में। सेग्रीगेटेड फॉर्म का मतलब हुआ कि सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग। तो जो ये सिटीजन पार्ट में होता है, हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो सुबह जा कर के और घर से सूखा गीला अलग अलग कचरा, हमारा जो टिपर है, तो जो टिपर आप देख रहे हैं नीली वाली, उस टिपर पे सूखा गीला कचरा अलग अलग लाया जाता है। यहाँ पे ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट है गोघरदीहा का। यहाँ पे इसको लाने के बाद इसको यहाँ पर सूखे कचरे को अलग रख लिया जाता है और गीले कचरे को अलग कर लिया जाता है और उसके बाद इसका सेकेंडरी सेग्रीगेशन किया जाता है। कैमूर जिले के भभुआ अंतर्गत परसिया गांव में बीते दिन आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बारिश से बचने के लिए तीनों लोग पेड़ के नीचे छुपे हुए थे और इसी बीच आकाशीय बिजली की चपेट में आने से ये घटना घटी। इस घटना में घायल युवक को इलाज के लिए स्थानीय पीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। हम लोग को पता चला कि इनको बिजली मार दिया है ना 6 बजे। इसके बाद हम लोग को मालूम चला कि बिजली मार दिया। हम लोग फोन किया तो हम लोग सदर हॉस्पिटल में आए। यही चाहते हैं कि हम लोग कुछ गरीब आदमी में मदद हम लोग को मिली। ये लोग कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये भोटा से इटारी जा रहे हैं। कहाँ पे घटना हुआ है? ये सदर हॉस्पिटल सेंट्रल जेल घटना ये 6:30 बजे। ये लोग अपने गांव गाड़ी जा रहे हैं और ये जेल के पास वहीं पे आसमानी बिजली से ये लोगों की मौत हुई। इसमें एक संदीप कुमार और एक सुदामा वो एक गाड़ी का रहने वाला है, एक नाम ये कब का मामला है और क्या चाहते हैं हम लोग? अभी 1 घंटा बने हुआ है, 1 घंटा 6:30-7 बजे और लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। कटिहार जिले में एक पत्नी द्वारा अपने पति की हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस मामले के अनुसार प्रेमिका ने बैंक लोन माफ करवाने के चक्कर में और अपने प्रेम प्रसंग के रास्ते में कांटा बने पति को हटाने के लिए उसकी हत्या करवा दी। इस मामले में आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी समेत हत्या करने वाले युवक की भी गिरफ्तारी हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक के नाम पर 90,000 रुपए का लोन था और इस लोन को माफ करवाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची गई थी। क्या दिनांक 20 जून को देहरिया भट्टा टोला में एक ड्राइवर धर्मेंद्र रविदास को सोए हुए अवस्था में उनके घर में घुसकर लगभग रात्रि में 12-12:30 बजे अज्ञात 2 अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कांड के उद्भेदन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर कटिहार के नेतृत्व में पुलिस उपाधीक्षक परीक्षमान और अन्य थाना अध्यक्षों को लगाया गया
और उसके बाद से अनुसंधान के क्रम में ये पाया गया कि इस घटना में जो मृतक हैं उनकी पत्नी संजली देवी का प्रेम प्रसंग का मामला है। इसके बाद अनुसंधान से ही ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी मृतक के नाम से 90,000 का लोन दी थी। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।